आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और सबकी नजर नंदीग्राम सीट पर है। इसी सीट से टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में है, जबकि बीजेपी ने ममता के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई रोचक है और एक दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच रही है। टीएमसी ने अब शुभेंदु अधिकारी पर अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में टीएमसी ने कहा है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी द्वारा अपराधियों को शरण दी जा रही है, जो निर्वाचन क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। इन लोगों को यहां लाकर काम करवाया जा रहा है। इन सभी लोगों का अलग अलग जगह पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हम आपसे तुरंत हस्तक्षेप करने और पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले जरूरी कदमों का अनुरोध करते हैं। साथ ही टीएमसी का आरोप यह भी है कि सड़क घर की स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कालीपद शी के 2 मंजिला मकान में 30-40 लड़के रह रहे हैं। ये मोटर बाइक्स पर घूमते हैं। ये कोलाघाट, पिंगला, कांठी और कोंटाई के रहने वाले हैं। इसी तरह हरिपुर में मेघनाथ पाल के घर में अधिकारी के चुनाव एजेंट के साथ 30-40 लोग रहते हैं। टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखकर आयोग से इस बाबत सख्त कदम उठाने को कहा है। तो शुभेंदु ने टीएमसी में अपराधियों को शरण दी, इस तरह का आरोप लगाया गया है। टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण दे रहे हैं नंदीग्राम में। अब तक सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे बंगाल की राजनीति में, लेकिन अब आरोपियों को शरण देने का बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी पर लगाया गया है। और आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सीधी टक्कर इस समय नंदीग्राम में हो रही है। दोनों ही आमने सामने हैं। सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को कहा जाता था ममता बनर्जी का, लेकिन अब वो ही ममता बनर्जी के सामने उनको चुनावी टक्कर देने के लिए नंदीग्राम के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके चलते कई आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लग ही रहे हैं। लगातार टीएमसी के जो नेता हैं चुनाव आयोग से शिकायत भी इस बात की कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण दे रहे हैं, और वो भी ऐसे अपराधी जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे अपराधी जो कि दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। हालांकि आज भी गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र का पैसा भतीजा एंड कंपनी खा गई है। ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप टीएमसी पर लगाया गया है और कहा गया कि बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। लोगों को पीने का शुद्ध पानी बंगाल में नहीं मिल पाता है। पैसा खाने वालों को एसआईटी जेल भेजेगी। ये अमित शाह की तरफ से बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। हालांकि अब से पहले भी ईडी और सीबीआई की एंट्री को लेकर लगातार टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय अश्विनी शाही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, स्वागत है आपका। अश्विनी जी, लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण देते हैं। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि जो उनके अपराधी हैं जिनको वो शरण देते हैं वो नंदीग्राम में ही रहते हैं। एक तरफ तो नंदीग्राम वीआईपी सीट बनी हुई है, वहां पर जो कड़ा मुकाबला इस समय हो रहा है उस सीट को लेकर, लेकिन अब दूसरी तरफ
टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। जब से चुनावों की घोषणा हुई है, 8 चरणों में इलेक्शन होने हैं पश्चिम बंगाल में, तभी से लगभग हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि सुर्खियां बन जाता है। चाहे वो 8 चरणों का चुनाव हो, ममता बनर्जी शुरू से ही लगातार सवाल उठाती रही हैं कि 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। ये बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए थे और उससे पहले कई आरोप ऐसे लगते रहे हैं। हालांकि फिर अचानक से एक हादसा हो जाना, ममता बनर्जी को चोट लग जाना, खुद वो बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाती हैं कि उनको चोट लगवाई गई है, वो प्री प्लान था। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में कुछ भी खुलासा नहीं होता है। रिपोर्ट में इसको हमला नहीं बल्कि हादसा बताया जाता है। उसके बाद ये मामला शांत होता है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। वो 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में थी। सिर्फ तब चुनाव का प्रचार थोड़ा हल्का हुआ था उनकी तरफ से, वरना पूरी कमान ममता बनर्जी ने अपने हाथों में चुनाव की संभाली हुई है, जो कि शुरू से ही देखने को मिल रही है, शुरुआत से ही जो कि लगातार देखने को मिल रही है। पीएस पांडे टीएमसी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएस जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। मेरा पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगाया गया है कि नंदीग्राम में अपराधियों को शरण दे रहे हैं। आपका रिएक्शन और किस आधार पर टीएमसी ने ये आरोप लगाया है, चुनाव आयोग तक ये शिकायत पहुंचा दी है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं और आज शहीद दिवस है। उस मौके पर अपने जो क्रांतिकारी आज़ादी के साथी रहे हैं उनको बगैर नमन किए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और करना भी चाहिए। आज के दिन सुखदेव जी को, राजगुरु को, भगत सिंह को मैं आज के दिन उनको प्रणाम करता हूं। जहां तक अधिकारी जी की बात है, अधिकारी जी पहले से भी दूध के धुले हुए नहीं थे, अब धुले हुए हो गए हैं। अब हो गए हैं, भाजपा में चले गए कि हो गए हैं, पहले भी नहीं थे। लेकिन ये जो अधिकारी जी ममता बनर्जी ने जो अपना शपथ पत्र दाखिल किया तो उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाया था, जबकि ये अपना खुद भूल गए कि ये दो जगह से वोटर हैं, 2 जगह से वोटर हैं। ये भी संविधान के विपरीत है और वहां पर साम दाम दंड भेद चारों चीज अपना करके चुनाव जीतने की कला के लिए इनके पूरे परिवार के सब लोग, जो टीएमसी के इनके पिताजी सांसद थे, वो भी जो है बीजेपी के पक्ष में अभी गए हैं। अभी हाल में 3-4 दिन पहले शाह जी के मंच पर वो शामिल हुए। तो सवाल ये है कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। अपराधियों को संरक्षण ही नहीं देंगे तो और करेंगे क्या? इनके पास तो जमीनी हकीकत तो कुछ है नहीं। ये भाजपा के लोग आयातित नेताओं को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को की बलि दे करके वहां चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी की पूरी कैबिनेट फौज, मतलब केवल एक बंगाल ही तो हमारे देश का राज्य है नहीं, वहां पर चुनाव हो रहा है। देख लीजिए, पूरा कैबिनेट वहीं खड़ी है, वहीं बैठी है। आपको यूपी में कोई नहीं मिलेगा। यूपी का मुख्यमंत्री जो है वो बंगाल और आसाम घूमते रहे नजर आएंगे और दूसरे प्रदेशों के भी, चाहे वो कोई भी नेता हो, वहीं पर नजर आएगा। तो ममता बनर्जी हमारी अकेले काफी हैं इन लोगों का जवाब देने के लिए और दे भी रही हैं। अपराधी किसको कहा जा रहा है? अपराधी कहा किसको गया है? किसको अपराधी किसको कहा गया है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास शिकायत ये पहुंची है कि शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण दे रहे हैं। ये अपराधियों में कौन कौन है? ये अपराधियों को शरण देने के तो उसके लिए दस्तावेज जो मांगेंगे जब वो तो उनको दिया जाएगा कि कौन कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, टीएमसी ने शिकायत की है कि अपराधियों को शरण दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी टीएमसी के पास सूचना होगी किस तरह के अपराधी हैं, कौन अपराधी हैं जिनको शरण शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं। कोई ना कोई जानकारी तो होगी ना टीएमसी के पास, तभी तो वहां तक बात पहुंची है ना। सम्मानित मैडम जी, पहले चुनाव आयोग मांग तो ले, हमारे पास पुख्ता सबूत है, दस्तावेज है इनके खिलाफ, वो हम देंगे।
उसको जो है अभी से कह देने के बाद इनके लोग तो प्रलोभन के माहिर हैं, उनको भी खरीदेंगे, बयान बयान बदले जाएंगे, तोड़े मरोड़े जाएंगे, हर चीज तो होगा वहां पर। ठीक है, अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी से इस समय जुड़ चुके हैं। अश्विनी, स्वागत है आपका। अश्विनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? काजल जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि बड़ा आरोप इस समय शुभेंदु अधिकारी पर लगाया गया है कि वो अपराधियों को शरण दे रहे हैं, वो भी नंदीग्राम में। आपका रिएक्शन? देखिए काजल जी, ये सर्वथा तृणमूल कांग्रेस इतना घबरा गई है। शुभेंदु अधिकारी जी ने एक दावा ही नहीं किया है और वो लगातार जीतते रहे हैं वहां से। इसलिए ममता जी, चूंकि ममता प्राइवेट लिमिटेड, अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड एंड ममता कंपनी है ये तृणमूल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना हो या राजनीति करनी हो, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। ये घबराहट पांडे जी की बता रही है कि अपराधी कहें या जो भी कहें, अभी तक ये अपराधी नहीं थे उनके यहाँ से, तो इन लोगों को इस बातों पर गौर करना चाहिए। क्योंकि ममता जी वहां पर सारे हथकंडे अपना चुकी हैं। एक उनका, मैं बड़े संवेदना से कहना चाहता हूं कि उनके साथ दुर्घटना हो गई, लेकिन उस दुर्घटना को क्या रूप दिया इन लोगों ने, आपने देखा होगा। उन्होंने जो भी किया हर तरह से, चाहे वो संवेदना बटोरने की बात हो या राजनीति करने की बात हो, इन लोगों ने सभी चीजें की। लेकिन अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत मजबूत तरीके से जीतने जा रही है। इसलिए अपराधी कहें या जो भी कहें, इनको कहना है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग अपने तरीके से, क्योंकि 35 साल लेफ्ट और टीएमसी की गुंडई जो वहां के लोगों ने झेला है, ये अपराधीकरण उनके द्वारा है। और बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास है, ये यही लोग साक्षी हैं उसके, हम लोग नहीं है। हम लोग तो सोनार बांग्ला का नारा लेकर आए हैं। ठीक है, मतलब अश्विनी जी, अगर कोई शिकायत पहुंचा दी गई है चुनाव आयोग तक टीएमसी की तरफ से कि अपराधियों को शरण दी जा रही है, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी शरण दे रहे हैं, तो क्या ये झूठ है? आप इसको नकार रहे हैं? अजय जी, तो उसका ये लोग पेश करें ना, उसका सबूत पेश करें, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। उसका सबूत पेश करें। अगर इनके पास सबूत होगा, इनके पास उसके गवाह होंगे, तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। जवाब दीजिए पीएस पांडे जी। जी, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मैडम, मैं अश्विनी जी से 100% सहमत हूँ। और चुनाव आयोग जब भी दस्तावेज मांगेगा उनके आपराधिक संरक्षण का, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से मुहैया कराया जाएगा। उस समय ये मुंह के बल गिरेंगे। सामने बम बरामद होता है, पकड़ा कौन जाता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था? क्या वो शुभेंदु अधिकारी का कार्यकर्ता था? वो आपके तृणमूल के गुंडे थे जो पकड़े गए हैं। मैडम अधिकारी जी की बात बोल रही है, किया है, मत आप घुमाइए चुनाव आयोग के जिलेबी के सामने तरीके दीजिए से। सबूत, दूध का दूध, पानी का पानी, अपने आप हो जाएगा। मैडम ने अधिकारी के बारे में पूछा है अश्विनी जी, बस उतने पर रहिए। पहले उससे आपको मैं बता रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग जैसे ही मांगेगा उसको सबूत पुख्ता रूप से उसको कार्यालय में जमा कराया जाएगा। अब उस समय आप देखिएगा मुंह के बल गिरेंगे आप। कह रहा हूँ, अगर वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी गुंडे को कोई जगह नहीं है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी के रूप में हो या मेरे रूप में हो। मैं भी अगर पालता हूं तो मैं उतने ही दंड का भागी हूं जितने शुभेंदु जी हैं। लेकिन पहले गवाह तो लाइए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, टीएमसी की तरह गुंडों की पार्टी नहीं है कि जो हर जगह हर चौराहे पर गुंडई करे, पैसा वसूले, तोलाबाजी करे। ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। बम चलाया जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है काफिले पर हमला किया जाता है, इस तरीके की बात होती है। परिवर्तन रथ आप लोगों ने कभी देखा नहीं था, उस रथ को तोड़ा जा रहा है वहाँ। ठीक है, पीएस पांडे जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। वही अश्विनी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम कि चुनाव आयोग जब भी दस्तावेज मांगेगा उसके यहाँ कंप्लेन पहुंचा दी गई है और उसको पुख्ता सबूत भी दिया जाएगा। रह गया सवाल कि पीएस पांडे बौखलाए हैं कि टीएमसी बौखलाई है। कुछ ऐसे नाम तो होंगे ना, कुछ ऐसे मेन नाम तो होंगे ना, मुख्य नाम कौन कौन है अपराधी, थोड़ा वो तो पता होगा ना। उतने तो अगर अपराधी हैं तो पता ही होना चाहिए। इतना बड़ा आरोप आपने लगा दिया है तो वो छुपाना थोड़ी है कोई। जी बोलिए पीएस पांडे जी, जवाब दीजिए। अगर अपराधी हैं, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि अपराधियों को शरण दे रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 लड़के बताए गए हैं जिनको 2 मंजिला इमारत में रखा जा रहा है नंदीग्राम के अंदर। अगर इतना बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है
तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोग हैं, आपको तो डर नहीं होना चाहिए बताने में, आपको तो बता देना चाहिए कौन कौन से अपराधी हैं वो। मैडम हमें डर नहीं है, डर हाँ। केवल इनके क्रियाकलापों से है कि वो चाहे 150 हो चाहे 1500 हो, इनके लोग खरीद फरोख्त में माहिर हैं, उनको भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए जहाँ के नेता बिक रहे हैं अभी तक वहाँ ये पर जो है अभी कहेंगे कि माननीय पांडे जी एक उसको बात जो पे है रहिए, वो नहीं कर लेंगे अपने पक्ष में, इसलिए हम जो भी सबूत देंगे चुनाव आयोग को देंगे। सबूत छुपाया है क्या? ऐसा क्या है सबूत में जो छुपा हुआ है? आप किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ चुनाव आयोग को बताएंगे जाकर। ये बात आप सबके सामने बोल देंगे कि 30 से 40 लड़के हैं जिनको 2 मंजिला इमारत में रखा जा रहा है नंदीग्राम के अंदर। अब वो कौन है, कैसे हैं, शुभेंदु अधिकारी के जानने वाले हैं या फिर किसी और के जानने वाले, ये किसी को नहीं पता है, और ये आप भी बताने को तैयार नहीं है। कौन मानेगा ऐसे? फिर मैडम वही तो कह रहे हैं, वो अब बीजेपी वाले भी तो आपसे सबूत ही मांग रहे हैं ना, वो भी कैसे मानेंगे? हाँ, पुख्ता सबूतों के आधार पर दिया गया। चुनाव आयोग मांगे तो पहले हमसे बिल्कुल देंगे, सबूत देंगे। और अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि नहीं हमारा सबूत गलत है तो वो स्वतंत्र है कोई भी कार्रवाई करने के लिए। काजल जी, पांडे जी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई सबूत दिया जाता है तो पूरे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को सौंपा जाता है कि ये हमारे पास दस्तावेज है, इतने लोग हैं, ये उसमें नाम है, बाकी अवांछनीय लोग हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। इस समय पूरा प्रदेश चुनाव आयोग के हवाले है, उस पर कार्रवाई अभी तक हो गई होती। ये लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि अगर उनके 2 मंजिला मकान में है तो सारे अपराधी भाग गए होंगे, ये इनके अपराधी थे। ये लोग ऐसा नहीं है, ये बौखलाहट में किया हुआ चीज है। किसी चीज का इतना प्रोपगंडा किया जाता है, अगर अपराधी थे वहां तो ये चुनाव आयोग को शिकायत करके उनको गिरफ्तार कराते, लेकिन नहीं, ये प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। और काजल जी मैं बहुत साफ हमको ये बता दीजिए प्लीज 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 प्लीज, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, ये उसी की बौखलाहट है, इन लोगों की हर तरह की चीजें प्रयोग कर रही है। ठीक है, आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। अश्विनी जी जरा सा ये बता दीजिए, चुनाव आयोग ने क्या इसको कंडेम कर दिया कि जो टीएमसी ने आरोप लगाया है उनको अधिकारी ने उसको संरक्षण दे रखा है? क्या उन्होंने चुनाव आयोग ने उसका खंडन कर दिया? जो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है तो हम लोग गलत बोल रहे हैं, चुनाव आयोग ने आपसे कहा है क्या? पांडे जी, चुनाव आयोग की आपसे बात हुई है? पांडे जी, माननीय पांडे, क्या बात कर रहे हैं आप? पांडे जी ये जरा मैं आपको उदाहरण समेत मैं आपको समझाता हूँ, सुन लीजिए इनको। हाँ, मैं उदाहरण समेत समझाता हूँ। पांडे जी देखिए, ममता जी को चोट लगा, नंदीग्राम में ही ममता जी को चोट लगता है। उस दिन आप लोग पूरा, आपके सांसद डायरेक्ट ओब्रायन और एक सांसद और 2 लोगों ने संसद तक में ये कहा कि ये हमला हुआ है। दूसरे दिन आपकी नेत्री बहन दीदी ममता बनर्जी जो हैं, दीदी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानती उनको, हाँ हमला हो सकता है, कोई दुर्घटना हो गई हो। तो जब आप 2 मिनट में आपके नेता बयान बदल रहे हैं तो पांडे जी इतने गंभीरता से और इतने बढ़िया चैनल के सामने आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं? आप लोगों को चुनाव आयोग के सामने सबूत रखने चाहिए, क्योंकि सबूत नहीं है तो पिछली बार की जो घटना हुई थी जिसमें ममता दीदी घायल हुई थी, वही चीज आप लोग जो है फिर वही दोहराएंगे। एक वीडियो जारी होगा कि नहीं ये गलती हो गई थी या क्षमा मांग लेंगे, आप लोग यही करेंगे। कोई भी आप लोगों का साम दाम दंड भेद नहीं चलने वाला है। ठीक है पीएस पांडे जी जवाब दीजिए। कोई आपका साम दाम दंड भेद नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो पहले भी कई बार देख चुके हैं, इसीलिए भरोसा थोड़ा उठने लगा है। मैडम साम दाम दंड भेद के माहिर तो बीजेपी है, टीएमसी तो है नहीं। इनके पास सारे संसाधन हैं, धन बल इनके पास, बाहुबल इनके पास, तो ये तो खरीद। तो आपके पास किस चीज की कमी है? आपके पास किस चीज की कमी है? अरे सीधे सीधे पैसे की कमी है, इनके पास पैसा ही फराब है। हाँ। पैसे सहसा अवगुण बसत है लक्ष्मी तेरे वोट, सहसा अवगुण 1000 अवगुण बस जाते हैं लक्ष्मी के वोट में। वहां तो पैसा जो है पानी के तरीके से बह रहा है, पूरा कैबिनेट इनकी मौजूद है वहां पर पैसा पाने के लिए। अमित शाह कहते हैं पश्चिम बंगाल में जाके कि पश्चिम बंगाल के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पीएस पांडे जी
जी मैडम। अमित शाह कहते हैं बंगाल में जाकर कि बंगाल के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। अब ममता बनर्जी पीने का शुद्ध पानी लोगों को नहीं दे पा रही है, तो फिर क्या फायदा ऐसी सरकार चलाने का? मैडम आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। ठीक है। 2011 से जब ममता बनर्जी सत्ता में आई और पुरुलिया एक ऐसी जगह है जिसको पश्चिम बंगाल का रेगिस्तान कहा जाता है, वहां पर टीएमसी ने पाइपलाइन बिछाई, इसलिए कि वहां पानी नहीं मिलता था। और इतना जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था, आज आप सर्वे करके देख लीजिए, बहुत थोड़ा दूर ही सही लेकिन पाइपलाइन बिछाई गई है और इतना आसान नहीं था वहां पर। ये छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, वहां पर बलरामपुर एक जगह है, चिरचरा गांव है, उसकी तस्वीर ऐसी टीवी चैनल पर आई थी, वो भी जो है वहां का रेगिस्तान है, वहां की कसवंती नदी सूख चुकी है, हर साल गर्मी में सूख जाती है। पहले ये जो बंगाल पर आइए ना, बंगाल पर आइए, आप बंगाल पर आइए, वहां का जवाब दीजिए। कुछ और, पीएस पांडे जी के लिए कुछ और। पीएस पांडे जी बंगाल पर वापस आइए, क्योंकि अमित शाह बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनको जवाब दीजिए। मैडम वही तो मैं पूछ रहा हूं कि इनके कथनी और करनी में इतनी फर्क है कि जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी तो वहां पर पानी उपलब्ध, कसवंती नदी सूख जाती है, वहां पानी पीने के लिए नहीं मिलता, इन्होंने दे दिया क्या? पीएस पांडे जी वैसे एक सवाल और है आपसे। पीएस पांडे जी एक सवाल और है आपसे, जब आपसे आपकी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, किसी भी बारे में पूछा जाता है, तो आप भरपूर बताते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने रोजगार दे दिए, किसानों को इतना फायदा हो गया, महिलाओं की इतनी सुरक्षा हो गई, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो अपनी आप उपलब्धियां लगातार गिनाते रहते हैं। और जब आपसे पूछा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा है वहां पानी नहीं मिल रहा है, तो उसमें आप कमियां उनकी गिना रहे हैं। मतलब अच्छा किया तो वो आपने किया है, कहीं गलत हो गया तो गलती वहां की है, कहीं अपना भी स्वीकारिए। मैडम अगर राशन आप दे रहे हैं बंगाल की जनता को, पानी भी दीजिए। पानी भी दिया जा रहा है मैडम, वही तो मैं बता रहा हूँ कि पुरुलिया में एकमात्र पुरुलिया ऐसा जगह है जो कि पश्चिम बंगाल का रेगिस्तान है, और वो 2011 की स्थिति देख लीजिए, 2018 की देख लीजिए, वहां पर कितने पाइपलाइन बिछाए गए हैं 2011 से 2018 के बीच में, और ये कोई नहीं कह सकता है कि वहां पर पानी नहीं मिलता है। तो अमित शाह को कैसे बात पता चल गई है कि वहां पानी नहीं मिलता पीने का शुद्ध, कैसे पता चला उनको? मैडम ये प्रगति जो है सतत प्रक्रिया होती है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, जितना आज किया है उससे बढ़ करके कल करेंगे, और कल के बाद जो है उसके आने वाले दिन में करेंगे। मतलब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? एक मिनट पीएस पांडे जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा वहां पर केंद्र की कमी से? मैडम ऐसा है ना कि हर चीज पैसे से होती है, जितना संसाधन बंगाल के पास था उसने अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम किया। एक्सेप्ट करते हैं इस बात को पीएस पांडे जी, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है, कमी है ना? पैसे की सिर्फ है, और किस बात की कमी है? कमी है जिसकी वजह से लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, हमारे काम करने की उसमें कमी नहीं है। इन्होंने ये अश्विनी जी बता दें कि जो राज्य का लाभांश जीएसटी का 54,000 करोड़ रुपया इन्होंने क्यों दबा करके बैठ गए, ये हमको नहीं दिए। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी, आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है जवाब ले लीजिए, बोलिए। देखिए क्यों नहीं दिया इन्होंने? देना चाहूंगा पांडे जी को, इन्होंने बहुत साफगोई से मान लिया कि बंगाल में पैसे की कमी है, संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बाद आश्चर्य की बात है 3 साल से पानी की व्यवस्था तो ये कर रहे हैं, लेकिन किसानों का सम्मान निधि जो भारत सरकार 6,000 देती है और राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर उन्होंने 3 साल से नहीं दिया है। हमने अपने संकल्प पत्र में ये घोषित किया है कि 3 साल में 75,000 करोड़ हम देंगे, अब वो लागू करेंगे। आयुष्मान योजना वहां पर लागू होने नहीं दिया इन्होंने, आज ये पानी की बात कर रहे हैं। चलिए इन्होंने मान लिया कि पैसे की संसाधन की व्यवस्था नहीं है, हमने 11,000 करोड़ प्राथमिक व्यवस्था की है सोनार बांग्ला बनाने के लिए, फंड की बात। अब आप उस पर आ जाइए, क्योंकि इन लोगों ने वो काम नहीं किया है, तो हम सोनार बांग्ला के नाम पर अब पूरे बंगाल में विकास की झड़ी लगा देंगे, जो जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारी भारी विकास योजनाएं, जिसमें बुलेट ट्रेन से लेकर और आपके पटना से लेकर कलकत्ता तक
जो हम क्रूज चला रहे हैं, आज मालवाहक क्रूज चालू हो गया है, ये मोदी सरकार की देन है। उसी विकास की गंगा वैसे ही बहेगी। हम लोगों ने सबको ध्यान में रखा है, ना हमने किसी को छोड़ा है। हम आयुष्मान योजना देखिए अभी दीदी ने कब लागू किया, अभी जब हल्ला मचा पानी का ये जो पहला बार नहीं उठा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब कलकत्ता के रैली में गए थे, उन्होंने भी पानी का मुद्दा उठाया। हमको दिल्ली से जाकर पता चलता है कि वहां पानी नहीं है, लेकिन आप सरकार चला रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि शुद्ध पानी नहीं है। ये चीजें बंगाल में काफी गरीबी है। ठीक है, पीएस पांडे जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अश्विनी जी, मैडम, अश्विनी जी को आपके माध्यम से मैं 2 मिनट इनका समय लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। जो हवाई घोषणा आपने संकल्प पत्र के रूप में जारी किया, तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए आपका इतना प्रेम उमड़ा, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बिगाड़ा था, बिहार की जनता ने क्या बिगाड़ा था? ये हवाई बातें करना आप लोग जो है जानते हैं और करना कुछ नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी ने वहां पर आयुष्मान की जो बात आप कर रहे हैं, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं। यहाँ पर डिस्पैरिटी इस तरीके की है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, और वहां पर जो है 5 लाख रुपए वही आयुष्मान कार्ड है। वो वहां पर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। और जहां तक किसान की बात करते हैं आपका किसान का जो ठीक है, लास्ट रिएक्शन अश्विनी जी आपका, आपने कॉपी क्यों किया है? हमने कॉपी क्या किया है? ये तो 2014 से सरकार हमारी चल रही है, और हम पूरे देश में 135 करोड़ लोगों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं बनाई हैं। और योजनाएं इतनी लंबी हैं कि उनकी फेहरिस्त इतनी लंबी है कि हम अगर गिनाते रहे तो पूरा आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा काजल जी। लेकिन उसमें से आप बताइए कितने कार्यक्रम, कितना योजना इन्होंने लागू किया? तो क्या इन्होंने कॉपी किया? ऐसा नहीं है। हमको कोई भी सरकार आती है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको अपने जनता के लिए उन योजनाओं को लागू करना ही होगा। आज कितना सोचता जनता के बारे में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी की तरफ से शिकायत की गई है कि शुभेंदु अधिकारी शरण देते हैं अपराधियों को, वो भी नंदीग्राम में। ये वही वीआईपी सीट है जहां पर तगड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में इस समय हो रहा है। लेकिन इसी सीट को सुर्खियों में लाने के लिए बार बार कोशिश की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ। 10 ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 4,59,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1,13,000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज असम में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध हमेशा से रहे हैं और इसी को लेकर हम चले हैं। इस दौरान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे।
बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ने 10 संकल्पों वाला घोषणा पत्र जारी किया। नड्डा ने असम की जनता से 2 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का वादा किया है और इसके साथ ही उन्होंने एनआरसी को लेकर भी जनता को आश्वस्त किया है कि एनआरसी लागू करने में असम का ध्यान रखा जाएगा। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि असम में सही एनआरसी लागू होगी। गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए हैं। और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। देयर आर मेनी इश्यूज, एज आई सेड दैट द डेवलपमेंट हैज बीन इंक्लूसिव एंड विल रिमेन इंक्लूसिव, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र। फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखें। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे। फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके। इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके। इस बात का पहला प्रयास होगा। एक ऐसा मुद्दा जिसको विपक्ष लगातार कमजोरी समझ रहा था बीजेपी की, लेकिन बीजेपी ने उसको अपनी मजबूती बनाते हुए सबसे पहले उसी की बात की है कि असम में सही एनआरसी लागू की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी है कि असम का चुनाव जो है बीजेपी एनआरसी पर लड़ रही है और बंगाल का चुनाव सीएए पर लड़ा जा रहा है। यानी ऐसे मुद्दे जिसको विपक्ष हमेशा से बीजेपी की कमजोरी समझता आया है, बीजेपी की कमजोरी बताता आया है और अब उसी को बीजेपी ने अपनी मजबूती बनाते हुए उसी के आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बंगाल में जब घोषणा पत्र जारी किया तो वहां पर साफ तौर पर कहा कि जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही सीएए लागू किया जाएगा। और अब आती है असम की बारी। यहां पर भी साफ तौर पर कहा गया है कि असम में एनआरसी लागू की जाएगी और सही एनआरसी लागू की जाएगी। 10 संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं। हालांकि असम में जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से। और हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए अरुण त्रिपाठी कांग्रेस से समय जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर बीजेपी से समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा क्योंकि विपक्ष लगातार एनआरसी और सीएए के मुद्दे को बीजेपी की कमजोरी समझता आया था और विपक्ष को यही लग रहा था कि इस कमजोरी का खामियाजा हर इलेक्शन में लगभग बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं बीजेपी उसी मुद्दे को मजबूती बनाते हुए असम में हम देख रहे हैं एनआरसी लागू करने की बात कह दी है, चाहे पश्चिम बंगाल में हम देखें पहली कैबिनेट में सीएए लागू करने की बात की है। हेलो, हाँ आवाज सुन पा रहे, बोलिए।
ये एक राष्ट्रपति के विरोध करवा रहे हैं, जो अपने गुर्गे पाल के कहीं उन परिस्थितियों को नजदीक जाके देखना है। स्वतंत्रता पाने के लिए इससे कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान के साथ जनता समाज के जो काम करना था, तो वहां लिए हमेशा से बहुत ज्यादा हुआ, कहीं उनके पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए था और इस चीज को सॉल्व करना चाहिए था कि हमारे देश की जनता को क्या जरूरत है और हमें कहां से जाना है। ठीक है, आऊंगे आपके पास। अगला सवाल अरुण त्रिपाठी जी, लगभग हम सभी विपक्ष को देख रहे थे कि एनआरसी का मुद्दा जो है, आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी की कमजोरी हो जाएगा, लेकिन आज तो कुछ और ही देखने को मिला है। आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि ये जो मेन मुद्दे से ध्यान भटका करके दूसरे मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। अब एक चीज इनके मैनिफेस्टो में जहां पर माटी और बेटी की बात है, वहीं पर रोजगार की भी बात इन्होंने मेंशन किया है। अब इनसे आप एक बार ये सवाल नहीं पूछ रहे हो कि आपने तो रोजगार पूरे देश में नहीं दिया जो मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन आप असम के मैनिफेस्टो में डालते हो। राज्य है वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनके मंत्री और विधायक तक बलात्कार में संलिप्त है, उसके बाद आप बेटियों की सुरक्षा अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं। आप किस मुंह से डालते हैं? ये आपको न्यूज चैनल होने के नाते, भारतीय लोकतंत्र का चौथा ऐसा बोलने के नाते आप ये नैतिक जिम्मेदारी है सवाल पूछना। सवाल पूछ लेंगे, सवाल पूछ ले। आप अपनी बात रखिए, रोजगार पर अगला सवाल उनसे यही होगा मेरा, आप अपनी बात रखिए पूरी। जी, तो भाई देखिए, एनआरसी और सीए जो है वो तो हम चाहते थे, अच्छा है कि ये लोग भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान आंदोलनरत है, पिछले 3 महीने से दिल्ली में बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। रोजगार पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मध्यम उद्योग जो है वो खत्म हो गया, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। कोरोना बढ़ते जा रहा है, वैक्सीन जो ये लाए थे अभी तक लोगों को लगा नहीं, और इन्होंने जो पिछला चुनाव गया है, जो चुनावी राज्य था, वहां पर इन्होंने कहा था कि हम वैक्सीन देंगे तो आप मुझे वोट देना, उस पे जिक्र नहीं हो रही है। सब पे जिक्र होना चाहिए। और सत्ता चला रहे, केंद्र में बैठी सत्तासीन पार्टी है जो कि राज्यों में चुनाव लड़ रही है, और वहां भी ये सत्ता में बैठे हुए थे असम में, इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। सारे मुद्दों पे जवाब मांगिए, हम भी बैठ के सुनेंगे, हम भी चर्चा में शामिल होंगे। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए, आज विपक्ष को जवाब चाहिए जी। थोड़ा रिपीट कर देंगे आप, बताइए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए। अब वैक्सीन का वादा जो था बिहार में किया गया, उसको पूरा नहीं किया गया। रोजगार का मुद्दा वो उठा रहे हैं, रोजगार का जो वादा था मोदी सरकार की तरफ से किया गया केंद्र में, उसको पूरा नहीं किया गया। अब किसान हैं वो परेशान हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल बीजेपी पर उठते हैं, उसी का जवाब वो चाहते हैं। क्या मैं पुराने विषय जो रेगुलर डेली चलते हैं उन पे जवाब दूं या आज आसाम पे डिबेट करें? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। डिबेट असम पर ही हो रही है और डिबेट असम पर ही होगी, उसी पर हो रही है। आपने असम में कई वादे किए हैं, रोजगार का भी वादा किया है, फ्री शिक्षा का भी वादा किया है। उनका सवाल यह है कि पहले के पूरे कर दिए क्या जो अब राज्य में नए वादे किए हैं, और किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा? अगर आप वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन विभिन्न प्रदेशों में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल संस्थान है सब में मुफ्त लग रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं, उसका शुल्क बाकायदा उचित किया गया है कि 250 रुपए का आप लगवा सकते हैं। ये भी छुपावा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेश हो, आप जा सकते हैं। वैक्सीन की पहले बात। अभी जो किसानों की बातें कर रहे थे ना, अभी ये देखिए, ये किसानों को संतुष्ट नहीं होने देना चाहते क्योंकि इनकी राजनीति चमकाना और ये ऊपर उभर के आना चाहते हैं, कहीं इन चीजों को समन्वय नहीं बढ़ाना। क्यों? अब जो राजनीतिक मंच बन चुका है कांग्रेस किसानों का, कहीं उसको जो है अब ये और इतना विवादित करना चाहते हैं कि कोई चीज निकल के ना आए। देखिए, सिंधु बॉर्डर दिन को नेता गया नहीं, पहली चीज ओपन खुल के आते नहीं, पार्लियामेंट में कई बार बहस हो गए, सारे लोग उनका सबका मूल जवाब हुआ है। अगर कहीं पता कि कोई चीजें नहीं होती तो ये किसी भी डिबेट में बैठते तो इन्हीं विषयों पे जाते हैं। आइए मैं आसाम पे चलता हूँ फिर पे। देखिए, गोगोई सरकार को सबने देखा, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा कांग्रेस का आसाम में। दंगा भी देखा जिसमें कम से कम 200-250 गांव उजड़ गए, 250 ज्यादा गांव उजड़ गए बल्कि ज्यादा, और कम से कम इसमें 170 समथिंग शिविर बनाने पड़े, 270 शिविर बनाने पड़े 400 गाँव में। इतने लोग मारे गए। आइए मैं आता हूँ, अभी और थोड़ा सा लगूंगा। देखिए, गोगोई सरकार आई, गोगोई सरकार ने क्या काम किया वो कोई छुपावा नहीं है। इनकी पूरी किले इनके जड़ हिला के फेंक दी गोगोई सरकार ने।
और सॉरी माफी चाहूंगा मैं, जो हमारी जो नई सरकार बैठी है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गोगोई जी का नाम आया, प्रसन्न हुए, अच्छी बात है। हाँ, चीज क्या है कि असम का ये दंगा जो उन्होंने कराया और जो था उसे रोक नहीं पाए, लेकिन अब जो सरकार नई आई है वो जनता के लिए काम कर रही है। सीए की बात करते हैं, सीएए असम की जरूरत है, एनआरसी असम की जरूरत है। जो 77 के विस्थापित आए हुए हैं ये उनकी बातें नहीं करते, ये उन्हें चाहते हैं शरणार्थी रहे वो। क्यों ऐसा चाहते हैं, क्या इनसे सवाल पूछ सकते हैं आप? जवाब देंगे, सरकार बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल वो इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए जवाब देंगे। बोलिए अरुण जी। देखिए काजल जी, मोदी जी 2014 में जब आए थे चुनाव लड़ने के लिए गुजरात से, तो उन्होंने मां गंगा की कसम खाई, वो झूठी निकल गई कसम। उसके बाद एक विदेशी अब अतिथि को ले जा करके बनारस में झूला झुलाते हैं और आरती दिखाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कोटो बनाएंगे। अब कोटो तो आज तक नहीं बना, अगर बना हो तो आप भी चले जाइएगा, घूम आइएगा। देखिए हर चीज झूठी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो झूठा है। किसानों की आय दुगुनी करेंगे, वो झूठा है, उनके ऊपर कुठाराघात प्रहार किया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मध्यम उद्योग स्टार्टअप से हम बढ़ाएंगे, नोटबंदी करके मध्यम उद्योग को तोड़ दिया। उसके बाद जो बचा कुचा कसर था जीएसटी से तोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम असम के मुद्दों पे बात करते हैं, आइए असम के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। असम में डिमांड नहीं करते। सुन लीजिए प्रदीप भटनागर जी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। रोजगार है आपने दिया है, पिछले वर्ष आपकी सरकार चल रही थी, पिछले 5 सालों से आपने कितने रोजगार दिए वो बता दीजिए। आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया वो बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि वैक्सीन कितने लोगों को देश में लग गया, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में भी है। आपने कितना वैक्सीन लगा दिया उसका आंकड़ा एक बार दे दीजिए। आप ये सब चीज देते नहीं, आप कहेंगे दंगा हो गया। अरे भाई आप लोग तो दंगा ही कराते हैं। जिस राज्य में चुनाव होना होगा उसमें 6 महीना पहले आप लोग दंगा करा के खाली हो जाते हैं, वहां पर हत्याएं शुरू हो जाती हैं। और जिस राज्य में आपका सरकार बन जाता है वहां पर महिलाओं का उत्पीड़न शुरू हो जाता है, रातों रात बेटियां जलाई जाती हैं, बलात्कार होता है। आपके राजनीति की 2 परिभाषा है, आप चुनाव लड़ने से पहले दंगा कराते हैं और चुनाव के बाद लोगों को प्रताड़ित करते हैं। रोजगार आप देंगे नहीं, महिलाओं पे उत्पीड़न बरकरार रखेंगे, झूठ बोलेंगे और उसके बाद जवाब लेंगे। ठीक है, विधायक जो है वो मजे लेते हैं। इसका जवाब लेंगे अरुण जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे होगा। सवाल मेरा ये होगा कि असम पर बहुत ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। चुनाव तो अन्य राज्यों में भी है लेकिन वहां पर कांग्रेस का उतना फोकस नहीं है। ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा फोकस असम पर ही है, और क्या यहां से ही उम्मीद दिखाई देती है? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि असम के मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि किस प्रकार के वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी जो कहते थे उसको लोग हास्यास्पद ट्रोल करते थे और वीडियो चलाया जाता था, यहां तक कि न्यूज चैनल ने भी ट्रोल किया है, आपको ज्ञात होगा। तो वो मुख्यमंत्री कम थे और चाटुकार ज्यादा थे। एक पुतला बना के बैठाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी पुतला बैठा दिया गया है मुख्यमंत्री जी। तो इस प्रकार से वहां पर विकास तो हुआ नहीं, उल जलूल बातें हुई, हास्यास्पद विषय पर चर्चाएं हुई, वहां पर विकास नहीं हुआ। इसीलिए कांग्रेस दोबारा वहां पर पहुंची है और वहां का जन समर्थन मेरा सवाल अरुण जी मेरा सवाल ये नहीं था। अरुण जी मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। मेरा सवाल आपसे ये था कि असम पर ही इतना फोकस क्यों है कांग्रेस का, अन्य राज्यों में इतना फोकस नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ असम में फोकस कर रहे हैं, वो बंगाल में भी नहीं जा रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद वहां पर जाती है। प्रियंका गांधी खेतों में खड़े होकर चाय की पत्ती, एक ही पत्तियां तोड़ते हुए वहां के स्थानीय लोगों के साथ में दिखाई देती है। इतना फोकस क्यों है, ये उम्मीद क्यों है, और क्या वहीं से उम्मीद है? इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं आपको। देखिए अभी आपको मैं बता दूं कि असम में राहुल जी का 2 दिवसीय दौरा था। उसके पहले आपने देखा होगा प्रियंका जी का दौरा था। राहुल जी चूंकि तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी दौरा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 50 साल का एक यंग युवा बच्चों के साथ कसरत करता है, आपने देखा होगा। लोगों से मिलता है, भोज खाते हैं जमीन पे बैठ करके, वो राहुल गांधी जी हैं। तो जब वो साउथ में व्यस्त है तो असम में प्रियंका जी लीड कर रही हैं, प्रियंका जी जा रही हैं। चूंकि वहां के जनमानस का ये मांग है कि हमारे नेता हमारे बीच आए, हमसे संवाद स्थापित करें। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी दोनों लोग लगे हुए हैं, जिसको जहां समय मिल रहा है वहां जा रहा है। बंगाल में नहीं जा रहे, वहां से उम्मीद नहीं है।
नहीं, बंगाल में भी जाएंगे। अभी बंगाल तो चुनाव शुरू हुआ है, बंगाल में भी जाएंगे। और बंगाल में हमारे, आपने देखा होगा कि कल ही हमारे स्टार कैंपेनर का लिस्ट निकला है, उसके पहले कैसे जा सकते हैं? बिना इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया हम लोग वो लोग नहीं है जो कि चुनाव से पहले ही जाकर के रथ निकाल करके हिंसा फैलाना शुरू करें, गोली चलवाना शुरू करें, पत्थर अपने ऊपर चलवा के कहें कि देखिए जी हमारे ऊपर पत्थर चलाया जा रहा है। हम लोग वो लोग नहीं है, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। हम लोग जो भी प्रोसेस होता है इलेक्शन का, उस प्रोसेस के साथ चलते हैं। कल हमारे स्टार कैंपेनर का लिस्ट जारी हुआ है, उसके बाद ऑलरेडी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, एनआरसी को हथियार बनाया जा रहा है असम में, आप लोगों की तरफ से कितनी उम्मीदें हैं? जी मैं मीडिया की रिपोर्ट बता दूं, जिनको 77 से अब तक जो जिन्हें सीए और एनआरसी के तहत नागरिकता नहीं मिलती, जो रह रहे थे बाहरी बन के, उनको नागरिकता देने का काम किया है सोनोवाल सरकार आसाम के अंदर। ठीक है, जो सबसे बड़ा देखिए हमारे सबसे बड़ा जो एक आसाम का जो सबसे बड़ी पीड़ित और दुखदाई है आसाम की बाढ़, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारे चाइना पड़ोस से आती है। देखिए उसके ऊपर जो योजना बनाई है और जो बनाई जा रही है, आप बताइए असम में कौन सा दंगा हुआ? इतने सारे आतंकवादी क्या नाम है जो ग्रुप थे, बताइए 5 साल में कौन सी घटना हुई वहां पे? आपका सरकार था, ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कहां पर है। मुख्यमंत्री ये नहीं पता था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, क्यों नहीं आपने काम कराया? ये तो आप स्पष्ट नहीं करेंगे, आप नई चीज उस पर डाल देंगे। बस पुल बन रहा था, क्यों लंबा खींच दिया? ये सरकार सरकार में पूरा क्यों हुआ? जवाब दे पाएंगे आप? आपको 30 वर्ष लग गए पूरा करने में, क्यों लग गए वो? आपको जवाब दे रहे हैं, जवाब देना तो आपका दायित्व बनता है। सरकार आप चला रहे हैं, दायित्व आपका है जवाब देना, हमारा जवाब देना दायित्व नहीं है। बताइए, आपको से जुड़े हुए हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जवाब देते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने असम को कभी चाहा ही नहीं, आपने विकास करना, आपने असम में कभी तो आप ही बता दीजिए भैया, 5 साल में आप वहाँ सत्ता में थे, क्या किए विकास, वो तो स्पष्ट कर दीजिए। इन्होंने बोडो काजल जी इनसे बताइए ना 5 साल में क्या किए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, ऐसे समझ नहीं आएगा, किसी को भी समझ नहीं आएगा। प्रदीप भटनागर जी बोलिए, अगर विकास उन्होंने नहीं किया तो अपनी उपलब्धियां गिना दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए। बताइए 5 वर्ष के अंदर कौन सा दंगा हुआ यहाँ पे? आप बताइए वहां पे क्या काम नहीं हुआ? जो इनके अधूरे काम जो वर्षों से बंद पड़े थे, जो लिए एक पुल की जरूरत थी, किसानों को आवश्यकता थी जमीन की अधिग्रहण की, बहुत कम है। और स्किल के तहत आपकी का मंत्रालय है, मैं क्या बताइए? अगर मैं कहीं झूठ बताऊं तो मीडिया तो 1 मिनट में अभी पारदर्शिता कर देगा सामने। अरे भैया बताइए ना क्या क्या किए। सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर काम कर रही है, देखिए मैनिफेस्टो जारी हुआ जो 10 हमने अनुबंध करे, काम कर रही है, बस काम कर रही है, क्या काम कर रही है बताइए ना। हम भी बड़े कि वहाँ ये हुआ है। उसको चाहिए शिक्षा प्रगति, उसको चाहिए हौसला। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जो बेटियां 8वीं पास करेगी साइकिल मिलेगी। यूनिवर्सिटीज की स्थापना चल रही है वो कहीं नहीं है। देखिए मीडिया सब कुछ दिखाता है, जहाँ चीज हम इतना झूठ मत भटनागर साहब, आप बताइए कितना यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, कितने स्कूल कॉलेज खुले? एनआरसी का मुद्दा कहते रहिए, किनास किसान का मुद्दा कहते रहिए। देखिए मुद्दे जो है जनता को क्या समझते हैं आप लोग? कहीं ऐसा ना हो प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, कहीं ऐसा ना हो कि एनआरसी को लेकर हौसले बुलंद हो और इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। आप मजबूती समझ रहे हैं, वहां पर कमजोरी ना सामने आ जाए। उसमें भी देखिए एनआरसी का आसाम में काफी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ और देखा भी लोगों ने, मगर क्या था वो जो नागरिकों के रूप में जो कांग्रेस के लोग थे ना, जो कर रहे थे इस काम को, वो कहीं समझाने में और दिखाने में कांग्रेस के लोग तो आपको लगभग हर जगह दिखाई दे जाते हैं। कहीं वहां पर लोग हैं कांग्रेस के, और यहाँ आप किसान आंदोलन की बात आती है, यहाँ पर आपको कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं। कहीं रोजगार को लेकर प्रोटेस्ट होता है तो आपको कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं। वो तो लगभग आपको हर जगह दिख जाते हैं, ऐसा लगता है। आप प्रदर्शन कीजिए, किसने मना कराया? आप धरना दीजिए, किसने मना कराया? नहीं, धरना प्रदर्शन वो बात नहीं है, बात है आपके देखने की। आप बोल रहे हैं कि जो प्रदर्शन हुआ था पहले, जो एनआरसी के अगेंस्ट था, उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, तो आपको तो लगभग दिखाई दे जाते हैं ना कांग्रेस के लोग हर जगह, किसान आंदोलन में भी, रोजगार को लेकर भी, हर प्रोटेस्ट में भी, हर जगह दिखाई देते हैं। कहीं तो आम लोग भी होंगे ना, जिनकी जरूरतें हैं, वो लोग भी तो होंगे ना कहीं ना कहीं।
देखिए आप करिए ना राजनीति, मगर आप जनता की आड़ में ना कीजिए ना, अपने बैनर तले कीजिए ना। आप जनता को क्यों बदनाम करते हैं यार? आपने जो भी वहां पे इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे कि सीएए लागू करने के लिए जो ये चाहते थे, जिन्होंने मंशा थी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक था वो खिसक रहा था और खिसक गया, ये वहां डर था, इस चीज को लेकर इन्होंने करा। ठीक है अरुण त्रिपाठी आपका जवाब देंगे। ठीक है अरुण जी बोलिए। अब उनका कहना है कि आप लगभग हर मुद्दे पर जनता के पीछे जाकर राजनीति करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, एनआरसी का हो, सीएए का हो, किसान आंदोलन हो या फिर रोजगार का हो। देखिए ऐसा है काजल जी कि अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानते हैं तो हम इस तरीके का बात कहेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है, यही खूबी है कि जब एक पक्ष को मत मिलता है और वो सत्तासीन हो जाता है, सरकार चलाता है, जिसको मत नहीं मिलता वो विपक्ष हो जाता है। विपक्ष का काम ही लोकतंत्र में यही है कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, अगर वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है तो विपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया विपक्ष होने के नाते। अब इनको इतना मिर्ची लग रही है क्योंकि इन्होंने विपक्ष में काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन इनको विपक्ष का अनुभव का ज्ञान नहीं है। ये समझना चाहिए कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना ही हमारा दायित्व है, इसलिए हम हर प्रोटेस्ट हर जगह सड़क से लेकर वो तो ये भी कह देते हैं कि कांग्रेस कहीं पर है ही नहीं। अरुण जी वो तो ये भी कह देते हैं कि कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आती। कांग्रेस तो ना बंगाल में नजर आए, ना कहीं पर नजर आए। राहुल गांधी अकेले प्रचार करते हैं, बाकी कुछ नेता उनके जम्मू में जाकर बैठ जाते हैं, फिर तो उनकी वो वाली बातें शुरू हो जाती है। देखिए काजल जी, ये तो आप इनसे प्रश्न पूछिएगा, यही ये कहते हैं, ये लोगों का दो तरफा है। देखिए दो तरफा बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कांग्रेस कहीं है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं देखिए जी किसान आंदोलन हो रहा है कांग्रेस करा रही है, एनआरसी आंदोलन हो रहा है कांग्रेस करा रही है, युवा बेरोजगार जो है वो आंदोलन कर रहा है कांग्रेस करा रही है, रेलवे का कुली आंदोलन कर रहा है कांग्रेस करा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है और सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर बड़ा दांव बीजेपी खेलने के मूड में यहां पर दिखाई दे रही है। असम में भी अब घोषणा पत्र जारी हो गया है जिसमें बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अब पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने अपील की है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कोरोना का टीका लगवाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम ने अपील की है लोगों से कि कोरोना का टीका लगवाएं। टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल में से 81% में यूके स्ट्रेन मिला है। पंजाब के युवाओं में यूके का नया स्ट्रेन बड़ा खतरा देश के लिए और पंजाब के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जितना हो सके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल में से 81% में यूके का स्ट्रेन मिला है। यानी नया स्ट्रेन यहां पर मिल चुका है। यूके का स्ट्रेन युवाओं में मिला है। पंजाब के युवाओं में बड़ी खबर और डराने वाली खबर। पंजाब के लिए भी, पूरे देश के लिए भी कोरोना का कहर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी पीक जब से शुरू हुई है तब से और ज्यादा खतरा बढ़ गया है। लेकिन अब यूके का स्ट्रेन पंजाब के युवाओं में, वो भी 81% युवा हैं जिनमें यूके का नया स्ट्रेन नजर आया है। अब तक सिर्फ कोरोना था, लेकिन अब नया स्ट्रेन यहां पर दिखाई दिया, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, बहुत ज्यादा ये डराने वाली खबर भी है, चिंता वाली खबर भी है, क्योंकि यूके का नया स्ट्रेन पंजाब के युवाओं में, लगभग 81% युवाओं में। देखिए निश्चित तौर पे जब से देश में कोरोना आया, हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना, लेकिन भारत में जिस हिसाब से देश की जनता को कोरोना के नाम से लेकर डराया गया, वो भी एक चिंताजनक थी। लेकिन इस मसले पे चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से, जहां आप दूसरे सूबा सरकारों की तरफ से लोगों को डराया गया था, अभी भी वो लोग कोरोना के खौफ में, हालांकि चाहे इसकी वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। लेकिन जो अभी जो फिलहाल पंजाब सरकार के खास करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अपील किया लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जरूर कोरोना टीका लगवाएं, क्योंकि जो 401 सैंपल भेजे उसमें 81% जो नौजवानों में, पंजाब के युवाओं में, वो यूके पेट्रोल से मिला है। लेकिन उन्होंने साथ साथ प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की है कि
60 साल की कम उम्र वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनमें ये वधेरे काफी बड़ी संख्या में ये यूके सिंड्रोम पाया गया। और जो कम एज के लोग हैं उनको भी ये इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के साथ पंजाब सरकार ने सेंटर सरकार को लेकर ये स्थिति निश्चित तौर पे चिंता वाली है। लेकिन साथ के साथ कि अब बड़ी गिनती में और बड़े दायरे में ये जो वैक्सीन है वो लगाने की जरूरत है। और ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माना है कि जो यूके के जो ये स्टोन है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि B117 ऐसा एक टर्म है, वो काफी चिंताजनक वाली बात है। लेकिन साथ ही भारत सरकार को भी अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपकी टीवी स्क्रीन पर समय दिखाई दे रही है। यूके का नया स्ट्रेन मिला है पंजाब के युवाओं में। 21% युवा जो है जिनका टेस्ट किया गया है, यूके का नया स्ट्रेन पंजाब के युवाओं में मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर चिंता की खबर है और डराने वाली खबर भी है, पंजाब के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। एक तरफ तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवाओं में यूके का स्ट्रेन, बड़ी चिंता का विषय। और फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।